तो आज हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज़ अबाउट जीआईटी पैथोलॉजी। हमने इससे पहले जीआईटी फिजियोलॉजी ख़त्म की है। आज माशाल्लाह हम पढ़ेंगे जीआईटी पैथोलॉजी। तो जीआईटी की जो पैथोलॉजी है दैट इज़ वेरी इजी, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बी विद मी थ्रू आउट द लेक्चर, यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, सबसे पहले ओरल पैथोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज एप्टस अल्सर। इट इज आल्सो नोन एज कैंकर सोर्स। एप्टस अल्सर को हम कैंकर सोर्स भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन ओरल लीजन दैट अपीयर एज अ पेनफुल shallow round to oval ulcers covered by yellowish exudates। अब याद रखना है कि exudates मतलब ये कि वो फ्लूइड जिसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होते हैं। तो प्रोटीन रिच फ्लूइड इज नोन एज एक्सुडेट। जिस तरह हम इसका अपोजिट पढ़ते हैं कि प्रोटीन लेस फ्लूइड इज कॉल्ड ट्रांसुडेट। तो जो एप्टस अल्सर है इसके बाहर जो फ्लूइड होता है इट कंटेन मोर प्रोटीन। इट इज a recurrent एप्टस स्टोमाटाइटिस इज एसोसिएटेड विद सीलियक डिजीज। जो सीलियक डिजीज है इट इज ग्लूटेन सेंसिटिव एंटीरोपैथी। इसमें जो वीट कंटेनिंग डाइट है उसमें ग्लूटेन है। उसके बाद पेशेंट को डायरिया होता है। फिर इसके बाद आईबीडी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, एसएलई सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस एंड बेचेट सिंड्रोम। बेचेट सिंड्रोम के अंदर आप लोगों ने याद रखना है इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट जेनेटल अल्सर्स। इसमें जेनेटल अल्सर्स होते हैं और ओरल अल्सर्स होते हैं एंड एचआईवी इन्फेक्शन। तो जस्ट रिमेंबर, ऐसा अल्सर जो ओरल कैविटी के अंदर पेनफुल हो, शेल हो एंड दैट इज अराउंड टू ओवल and that is surrounded by alveolar exudate, think about aptus ulcer। और जो aptus ulcer है it is also seen in a patient according to this stressful condition। एग्जाम के अंदर इस तरह सवाल भी आता है कि अली इज प्रिपेयरिंग फॉर एनएलई, अली इज प्रिपेयरिंग फॉर प्लैब, अली इज प्रिपेयरिंग फॉर यूएसएमएलई एंड बिकॉज ऑफ एग्जाम स्ट्रेस he developed painful shallow round to oval ulcer in the oral cavity, think about aptus ulcer। फिर इसके बाद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, मोस्ट कॉमन malignancy ऑफ द ओरल कैविटी। तो मोस्ट कॉमन ओरल लीजन जो अल्सर है वो अप्टस है, और मोस्ट कॉमन malignancy मीन कैंसर जो ओरल कैविटी के अंदर है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। यूजुअली अफेक्ट द टंग एसोसिएटेड विद टोबैको यूज, अल्कोहल एंड HPV-16 ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो HPV है ये फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर कराता है। प्रेजेंट इज नॉन हीलिंग अल्सर with irregular margin and raised border। Leukoplakia, leuko mean white, this white patches, erythroplakia, red patches are the precursor lesion। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि a patient is diagnosed for leukoplakia और एरिथ्रोप्लेकिया, जिस तरह हम कहते हैं ल्यूकोसाइट एरिथ्रोसाइट, तो ल्यूको मीन व्हाइट, एरिथ्रो मीन रेड। तो इस तरह की लीजन अगर ओरल कैविटी में आ जाए एंड इफ दे लेफ्ट अनट्रीटेड दे हैज इंक्रीज रिस्क टू कन्वर्ट इनटू स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। फिर आता है साइलोलिथियसिस, दैट इज द स्टोन फॉर्मेशन इन द डक्ट ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। इन तीन ग्लैंड में से जो एमसीक्यूज ये भी आता है कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड क्या है, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड। लेकिन इन तीनों में से जो ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है वो सब लिंगुअल है। तो सलाइवा के लिहाज से ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूसिंग ग्लैंड सब लिंगुअल है, लेकिन साइज के लिहाज से लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड है। इट इज एसोसिएटेड विद सलाइवरी स्टेसिस, डिहाइड्रेशन एंड ट्रोमा। होता यह है कि जब सलाइवा की प्रोडक्शन कम हो जाए या सलाइवा की ड्रेनेज कम हो जाए तो इट विल इंक्रीज द रिटेंशन ऑफ सलाइवा। और रिटेन सलाइवा के ऊपर सलाइवरी स्टेसिस के अंदर देयर विल बी कार्बोनिक एसिड, जो कार्बोनेट से कार्बोनेट मतलब ये है कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह ये इकट्ठे होते हैं and they will leads to crystal formation in salivary gland, that is called silolithiasis। जिस तरह हम कहते हैं कोलिलिथियसिस, नेफ्रोलिथियसिस। कोलिलिथियसिस क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द गल ब्लैडर। और जो नेफ्रोलिथियसिस है वो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी है। इसी तरह हमारे पास साइलोलिथियसिस है, और जो साइलोलिथियसिस है दैट इज कॉल्ड स्टोन इन द मेजर सलाइवरी ग्लैंड। अगर आप लोगों से कोई ये क्वेश्चन करे कि जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है वो किससे बना है, कोलेस्ट्रॉल से, और जो किडनी है उसका स्टोन किससे बना है, कैल्शियम ऑक्सलेट से। और जो मेजर कंपोजिशन है साइलोलिथियसिस सलाइवरी ग्लैंड की स्टोन की, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक मटेरियल नोन एज कार्बोनेट एपिटाइट। ठीक है जी। इसके बाद सेल एडिनाइटिस, आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड ड्यू टू obstruction, infection, for example staph aureus, mumps virus,
आर सम टाइम इम्यून मीडिएटेड मैकेनिज्म। ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें सलाइवरी ग्लैंड डिस्ट्रक्शन होता है एंड दैट लीड टू सलाइवरी ग्लैंड इन्फ्लेमेशन नोन एज शोगरन सिंड्रोम। शोगरन सिंड्रोम के अंदर हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड को डिस्ट्रॉय किया जाता है विच लीड टू डिक्रीज सलाइवा। इस सिंड्रोम के अंदर लेक्रिमल ग्लैंड को फॉर एग्जांपल डिस्ट्रॉय किया जाता है। लेक्रिमल ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने की वजह से टीयर्स की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज लैक्रिमेशन, डिक्रीज सलिवेशन, दैट इज कॉमनली सीन इन दी शोगरन सिंड्रोम। अब आते हैं सलाइवरी ग्लैंड की ट्यूमर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो सलाइवरी ग्लैंड है उसकी ट्यूमर कौन कौन सी हैं। तो चलिए इस पर डिस्कशन करते हैं। व्हाट आर द ट्यूमर इन सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की जो ट्यूमर है दे आर यूजुअली बिनाइन एंड मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द पैरोटिड ग्लैंड, submandibular and sublingual, and minor salivary gland tumor are most likely to be malignant. Typically present is a painless mass, swelling, and facial paralysis or pain suggest malignant involvement. एक्चुअली जो सलाइवरी ग्लैंड की ट्यूमर हैं दे आर यूजुअली बिनाइन। इसका मतलब यह है कि इसमें जनाब मेलिग्नेंसी या मेटास्टेटिक कैपेबिलिटी इतनी नहीं होती। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि पेशेंट हैज पेनलेस मास एंड स्वेलिंग और इसके बाद जो है वो पेन, उस पेनलेस मास के अंदर बाद में पेन आ जाए या फेशियल पैरालिसिस हो जाए फेशियल नर्व, तो इट विल शो मलिग्नेंट इन्वॉल्वमेंट। तीन नाम याद रखने हैं, प्लियोमार्फिक एडिनोमा, वार्टन ट्यूमर एंड म्यूको एपिडर्माइड कार्सिनोमा। इन तीनों में से मैं अभी से कहता हूँ किसी भी मेडिकल एग्जाम में जाए इट विल बी वन एमसीक्यू। प्लियोमार्फिक एडिनोमा क्या है? दैट इज बिनाइन मिक्स ट्यूमर, मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर। इसको स्टार करें, द मोस्ट कॉमन सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर प्लियोमार्फिक एडिनोमा। इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोमैक्साइड स्ट्रोमा एंड एपिथेलियम। इसका मतलब ये स्ट्रोमल सेल एपिथेलियल सेल दोनों से बना होता है। इट इज दैट इज व्हाई इट इज मिक्स ट्यूमर एंड इट इज रीअकर इनकम्प्लीटली एक्साइज्ड और रप्चर्ड इंट्रा ऑपरेटिवली। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम सही तरीके से कंप्लीटली एक्साइज ना करें या टाइमली ट्रीट ना करें तो दिस कैंसर में कैन री अकर अगेन, इसकी री अकरेंस ज़्यादा होती है, मे अंडरगो malignant ट्रांसफॉर्मेशन बट वेरी वेरी रेयर। तो माय क्वेश्चन इज दैट रिमेंबर द मोस्ट कॉमन benign salivary gland which is mixed in nature pleomorphic adenoma। फिर वाटन ट्यूमर दैट इज पेपिलरी cyst adenoma and that is called lymphomatosum। दैट इज benign cystic tumor, ये क्या है? benign cystic tumor with germinal center, may be bilateral, multifocal, typically found in a people who smoke। So warrior from Germany love smoking। इसका मतलब यह है कि ऐसा ट्यूमर सलेवरी ग्लैंड के अंदर जिसमें जर्मिनल सेंटर इन्वॉल्व हो, सलेवरी ग्लैंड का जर्मिनल सेंटर स्मोकिंग के साथ एसोसिएट हो, थिंक अबाउट वाटन ट्यूमर, बट दे आर लेस लाइकली आस्क्ड इन एग्जाम। म्यूको एपिडर्माइड को टेक करें, प्लियोमार्फिक एडिनोमा। एडिनोमा मीन इट इज अ बिनाइन ग्लैंडुलर ट्यूमर इन सलाइवरी आर द ग्लैंड्स। तो ग्लैंड से आने वाला बिनाइन ट्यूमर व्हिच इज मिक्स्ड इज कॉल्ड प्लियोमार्फिक एडिनोमा। कार्सिनोमा इज ऑलवेज malignant tumor। The cancer which come from epithelial cell they are called carcinoma। ये म्यूको एपिडर्माइड है, तो म्यूको मीन कि ये म्यूसिनस सब्सटेंस रिलीज करेगी और एपिडर्माइड मीन स्क्वेमस कंपोनेंट। तो इसके भी दो कंपोनेंट होते हैं, म्यूसिनस एंड स्क्वेमस। तो अब यहाँ से हमने दो तीन चीजें सीखी हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कैंसर which we can typically see in salivary gland। The most common benign salivary gland that is called cancer, that is pleomorphic adenoma। The most common malignant salivary gland cancer, that is mucoepidermoid carcinoma। The cancer which has germinal center origin and that is very very commonly seen in smoking, that is Wharton tumor। तो देखिए जो हमने पहले जहाँ पे पढ़ लिया था, आप लोग इस इमेजेस को अगर साथ साथ देखें दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये जो हमने फॉर एग्जाम्पल एप्टस अल्सर पढ़ा था, एप्टस अल्सर, इसमें ये जो आप लोग को दिख रहा है दिस इज कॉल्ड प्रोटीन रिच फ्लूइड। ये हमारी एप्टस अल्सर है और इसके बाहर प्रोटीन रिच फ्लूइड होते हैं, दैट इज एक्सुडेट्स। ये क्या होते हैं? एक्सुडेट्स। यहाँ पे आप लोग को हमने ल्यूकोप्ली किया, ल्यूकोप्ली किया तो मतलब होता है कि जो वाइट लेजन होता है, और इसके बाद हमारे पास जो स्टोन्स है सलेवरी ग्लैंड के अंदर वो भी दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस कार्डी ल्यूकोप्लेकिया, क्योंकि ये सारा का सारा जो एरिया है इट बिकम वाइट। और यहाँ पे ये स्टोन है दैट इज साइलोलिथियसिस, और ये जर्मिनल सेंटर से आया है दैट इज कार्ड, ये मिक्स वेराइटी है दैट इज कार्ड प्लियोमार्फिक एडिनोमा।
सो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड एकलेजिया। वेरी 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 कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चन। मैं सिर्फ इसका एक डायग्राम ड्रा करता हूँ दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर एवरीथिंग। दिस फॉर एग्जांपल द एसोफेगस एंड दैट इज द स्टमक। इस एरिया को हम कहते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। इट इज द एरिया वेयर स्टमक इज कनेक्टेड विद एसोफेगस। अब होता यह है कि कभी कभार ये जो एरिया है कुछ लोगों में इट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर फूड एसोफेगस से नीचे नहीं जाएगा। अगर इस लोअर एंड ऑफ एसोफेगस के अंदर टोन्स बढ़ जाए, क्या चीज, टोन्स, टोन से मुराद कंट्रैक्शन है, सो दिस एरिया विल फेल टू रिलैक्स प्रॉपर्ली, कंडीशन इज कॉल्ड एकलेजिया। So failure of lower esophageal sphincter to relax properly due to degeneration of inhibitory neuron that is known as achalasia। असल में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है एंड दैट इज वीआईपी बोथ आर स्मूथ मसल रिलैक्सर बट दे आर प्रेजेंट इन इनहिबिटरी न्यूरॉन एंड दे आर डीजेनरेटेड। और ये माइंटेरिक और बैक प्लेक्सस ऑफ एसोफेगस वॉल में होते हैं। अब यहाँ पे देखें कभी कभार ये एरिया अगर रिलैक्स नहीं होता तो फूड जो है वो एसोफेगस से स्टमक में प्रॉपर नहीं आएगा। तो इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट कास्ट दैट इज प्राइमरी एगलेजिया व्हिच इज इडियोपैथिक बट सेकेंडरी एगलेजिया मे बी अराइज फ्रॉम चागास डिजीज व्हिच इज caused by trypanosoma cruzi infection or extra esophageal malignancy that is mass defect or paraneoplastic। अगर मास में अगर बाहर से कोई कैंसर आए हैं और वो कैंसर एसोफेगस के बाहर यहाँ पे बादम पर आए हैं एंड दिस मास कैन obstruct दिस एसोफेगस। तो अगर एसोफेगस obstruct होगी तो ये एरिया जो है मास कंप्रेशन की वजह से फिर प्रॉपरली रिलैक्स नहीं होगा तो फूड नीचे नहीं जाएगा। एकलीजा मास कंप्रेशन की वजह से भी हो सकती है। चागास डिजीज CHA which can cause CHA that is epiphyseal and that is one of the protozoal infection caused by trypanosoma cruzi। तो जब ये एरिया हमारे पास क्या होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो फूड विल रिमेन इन द esophagus, do not reach to the stomach, then esophagus become more dilated because of retention of food and it can cause mega esophagus। Patient progressive develop dysphagia to solid and liquid both। प्राइमरीली इनिशियली पेशेंट ये कहेगा कि जब वो सॉलिड फूड खाता है तो उसको डिस्पेजिया होता है दैट इज कॉल्ड डिफिकल्टी इन swallowing द फूड। अब ये दो बात यहाँ से नोट कर लें। One is dysphagia। Dysphagia is the word used for difficulty in swallow the food। अगर एक पेशेंट है उसको फूड swallow करने में डिफिकल्टी हो that is called dysphagia। और एक को हम कहते हैं ओडाइनोफेजिया। ओडाइनोफेजिया का मतलब होता है पेनफुल swallowing। अब फूड वो खा रहा होता है लेकिन यह है कि उसको खाते वक्त दर्द होता है। ये दो चीजें नोट कर ले कि डिफिकल्टी इन swallowing dysphagia बट पेनफुल swallowing ओडाइनोफेजिया। ठीक है। तो इनिशियली ये लोग जब आते हैं तो उनको जनाब क्या होता है कि दे थिंक दैट दे कांट एबल टू swallow solid and later they also complain liquid but primarily solid वो। अगर हम एकलीजिया को टाइमली ट्रीट ना करें then the patient develop increased risk of esophageal cancers। अब देखें अब हम टेस्ट क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग कॉपी में लिखे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। तो हम यहाँ पे एक टेस्ट करते हैं जिसपे हम इस एरिया की मसल की टोन्स चेक करें। टोन से मुराद कंट्रैक्शन चेक करें कि इसमें कितनी टोन्स है कि वो रिलैक्स नहीं होता, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्री। सो ऐसा टेस्ट जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन्स को मेजर करे कि व्हाई इट इज नॉट रिलैक्सिंग, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्री। इट विल इंक्लूड अनकोऑर्डिनेटेड और एब्सेंट कॉन्ट्रैक्शन या पेरिस्टालसिस बिकॉज इंक्रीज लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रेस्टिंग प्रेशर। यहाँ पे जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वो रिलैक्स नहीं करेगा, टोन ज्यादा होंगे। और जब बेरियम स्वालो करेंगे उसमें डायलेटेड एसोफेगस होगा क्योंकि एसोफेगस पे फूड तो आएगा लेकिन फूड नीचे नहीं जाएगा तो फूड विल रिमेन इन एसोफेगस टू मेक इट डायलेटेड। और ये एरिया हमें चोंच की तरह इस तरह नैरो नजर आएगा क्योंकि ये रिलैक्स नहीं होता, दैट इज कॉल्ड बर्ड बी अपीयरेंस। तो एग्जाम के अंदर याद रखें कि प्रॉक्सिमल एसोफेगस डायलेशन एंड डिस्टल एसोफेगस नैरोइंग, इसको हम कहते हैं, ये जो नैरो एरिया है ये MRCP एग्जाम के अंदर आता है, इसको टेपरिंग एंड कहते हैं। So this end will be tapering and the upper part of esophagus will be dilated। So this type of condition is known as bird beak appearance। ये बेरियम स्वालो है। तो यहाँ पे esophagus तो बड़ा नजर आ रहा है मतलब, लेकिन यहाँ पे जो रिलैक्स नहीं हो रहा इसमें टेपरिंग होती है। So this is bird and this is beak। So bird beak appearance is the hallmark of echalasia।
इसकी ट्रीटमेंट ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, क्योंकि कैल्शियम का काम कंट्रैक्शन है। अगर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे वो मसल की रिलैक्सेशन करेगी। फिर हम बोtulinum टॉक्सिन दे सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड भी दे सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बोtulinum टॉक्सिन, ये मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है कलीजिया के लिए। लेकिन अगर इफ मेडिकल ट्रीटमेंट फेल टू वर्क प्रॉपरली देन वी हैव टू गो फॉर सर्जरी। और आप लोग को एग्जाम में आएगा कि जो सर्जरी कराते हैं इसके अंदर इसका नाम क्या है। सो दैट इज कॉल्ड कार्डियो कार्डियो मायोटोमी, दैट इज कॉल्ड कार्डियोमायोटोमी। और इसका दूसरा नाम सर्जरी में है हेलर मायोटोमी। ये जो स्फिंक्टर है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, और ये वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर है, तो ये स्फिंक्टर हार्ट के साथ है। इसलिए यहाँ पे जो भी हम सर्जरी करेंगे उसमें कार्डियक, क्योंकि कार्डियक स्फिंक्टर के अंदर एक्सेस मसल है, उसको खत्म करना, दैट इज कॉल्ड कार्डियोमायोटोमी। इसके बाद आते हैं एसोफेगस की जो अदर हमारे पास पैथोलॉजी है उसकी तरफ। इसकी अदर पैथोलॉजीज कौन सी हैं? एक है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। देखिए ना, ये तो बहुत आसान है। अगर ये एसोफेगस है एंड दिस इज द स्टमक, अगर ये एरिया मतलब रिलैक्स नहीं होता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नो रिलैक्स। इफ द एरिया लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर डू नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, तो फूड फिर स्टमक में नहीं जाएगा, कंडीशन इसका एकलीजिया। लेकिन अगर आप लोग इस तरह देखें कि ये जो एरिया है वो हमारे पास डू नॉट नो कंट्रैक्ट, इसका मतलब कंट्रैक्ट ना होने का मतलब नॉट क्लोज। अगर ये एरिया क्लोज ना हो तो फूड तो आएगा, लेकिन फूड के कतरे वापस भी जाएंगे। दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो ये एकलीजिया का अपोजिट है। यहाँ पे फूड आने के बाद ये ओपन होना चाहिए, एंड वंस द फूड एंटर टू एसोफेगस इसको प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर ओपन ना हो जाए तो ये कलीजिया है, और अगर ये प्रॉपर बंद ना हो पाए तो ये गर्ड है। और गर्ड के अंदर जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो एसोफेगस में वापस जाएंगे। दैट इज गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। It is a transient decrease in the lower esophageal sphincter tone, commonly present as a heartburn, regurgitation वापस जाएगा, dysphagia, and may also present as a chronic cough, hoarseness of voice due to laryngopharyngeal reflex associated with asthma, जिनको हम GERD कहते हैं। तो आप एग्जाम के अंदर आ जाए कि GERD पेशेंट में कौन सी obstructive lung disease हो सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ आस्थमा। कॉम्प्लिकेशन इसका जब ये HCl बार बार जो है, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और जब ये बार बार एसोफेगस पे जाएगा इरूजियो एसोफेजाइटिस, दैट इज स्ट्रक्चर। और लोअर एंड ऑफ एसोफेगस के अंदर जो एपिथेलियम चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड बैरेट एसोफेगस। और बैरेट एसोफेगस इज द चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ एपिथेलियम इनटू अनदर, and if left untreated increase the risk of adenocarcinoma of esophagus। इसके बाद है एसोफेजाइटिस, इंफ्लेमेशन ऑफ एसोफेगस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ एसोफेगियस म्यूकोजा प्रेजेंट विद रोडाइनोफेजिया। इसलिए जब म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो ये लोग जब फिर फूड खाते हैं एंड दे विल इरिटेट म्यूकोजा, दे कैन कॉज इंटेंस पेन, दैट इज कॉल्ड रोडाइनोफेजिया। इवन डिस्फेजिया, इसकी टाइप्स क्या है? द रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस व्हिच इज मोस्ट कॉमनली सीन इन गट। फिर इसके बाद मेडिकेशन इंड्यूस एसोफेजाइटिस लाइक बिस्फॉस्फोनेट, टेट्रासाइक्लिन, एनसेड्स, फेरस सल्फेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। यार ये वाला पॉइंट आप लोग एग्जाम के लिए याद करें। इसके बारे में सवाल आता है कि जो बिस्फॉस्फोनेट है ये हम कब देते हैं? इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। देखिए बोन के अंदर दो तरह के सेल हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट। तो जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट उसका काम क्या है? ओस्टियोब्लास्ट का काम ये है कि इट कैन ओस्टियोब्लास्ट हेल्प इन दी ओस्टियोब्लास्ट है। अब लोग यहाँ पे अगर देखते जाए द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ओस्टियोब्लास्ट है ना, ये बिस्फॉस्फोनेट जो है ये एग्जाम के अंदर बहुत कॉमन आता है। और आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है? ओस्टियोब्लास्ट इट हेल्प इन दी, 1 मिनट सॉरी, ओके जी, सॉरी फॉर अ लिटिल बिट प्रॉब्लम। जो बिस्फॉस्फोनेट है ये क्या करता है? इट इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। ये ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करता है, ओस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट करता है, और जो बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। लेकिन बिस्फॉस्फोनेट जिनको हम देते हैं इट कैन काज एसोफेजाइटिस, तो उनको ये बताएंगे कि ये एसोफेजाइटिस कराता है, कॉमन साइड इफेक्ट।
eosinophilic esophagitis, chronic immune-mediated eosinophil predominant associated with atopic disorder like asthma। क्योंकि जिनको एलर्जीज होती है उनमें यूसिनोफिल का लेवल बढ़ता है। एलर्जी इंड्यूस एसोफेजाइटिस को हम यूसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस। कुछ लोगों में एसोफेजाइटिस कैंडिडा इन्फेक्शन की वजह से, एंड दिस कैंडिडा इट इज वन ऑफ द फंगस एंड इट कैन कॉज वाइड सूडो मेम्ब्रेन, मतलब HSV herpes simplex virus 1, it can cause sponge out lesion, that is CMV linear ulcer associated with immunosuppression। इसका मतलब कि जो एसोफेगस है ये तो पाइप है, उसके अंदर तो फूड ने ओरल कैविटी से स्टमक में जाना है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़ाहिरी तौर पे कम होते हैं। लेकिन उन लोगों में इन्फेक्शन फिर ज़्यादा होंगे जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, वीक होती है। तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट में अगर कैंडिडा इन्फेक्शन की वजह से एसोफेजाइटिस होता है तो दैट विल लीड्स टू वाइट सूडो मेम्ब्रेन, वाइट सूडो। HSV कैन कॉज पंच आउट अल्सर इन CMV साइटोमेगालोवायरस कैन कॉज लीनियर अल्सर। ठीक है, कोरोजिव एपिसोफेजाइटिस ये कास्टिक इंजेक्शन या एसिड वगैरह की वजह से होता है। अब प्लमर विंसन सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लमर विंसन सिंड्रोम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग। ट्राइएड का मतलब तीन चीजें, डिस्पेजिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड एसोफेजियल वेब्स। देखिए अगर ये एसोफेगस है, दिस इज अ फूड पाइप, तो एसोफेगस की जो म्यूकोजा है अगर ये बाहर की तरफ ल्यूमिन की तरफ निकले, इट विल मेक द ल्यूमिन नैरो। इस फोल्डिंग ऑफ म्यूकोजा को टुवर्ड द ल्यूमिन इज एसोफेजियल वेब। सिर्फ इतना याद रखिए जो प्लमर विंसन है ये दो कुलीग्स थे, लेकिन आजकल तो ये मर चुके हैं। मतलब प्लमर विंसन डाई, डाई मीन कि ये मर चुके हैं। डी फॉर के प्लमर विंसन जो आजकल मर चुके हैं, डी फॉर उसमें डिस्पेरिया है, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी नहीं, ई फॉर एसोफेजियल वेब। लेकिन इसको हमें ट्रीट करना चाहिए। अगर ये हम ट्रीट ना करें, टाइम पे उसका केयर ना करें, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ एसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। इसलिए प्लम्बर डाइज में एसोसिएट विद ग्लोसाइटिस, मीन कि जिनको प्लमर विंसन सिंड्रोम होता है तो उन लोगों के अंदर टंग की इंफ्लेमेशन चांसेस भी ज़्यादा होती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड मिलिरी वेस्ट सिंड्रोम। आजकल मैं माशाल्लाह MRCP पार्ट 2 की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये सवाल देखा था, बता रहा हूँ कि वहाँ पे ये किस तरह पूछा गया है। तो मिलिरी वेस्ट सिंड्रोम इज अ पार्शियल थिकनेस longitudinal laceration of gastroesophageal junction confined to mucosa submucosa due to severe vomiting। नंबर वन, कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह स्टमक और एसोफेगस के दरमियान जंक्शन है, यहाँ पे जो म्यूकोजा है उसकी longitudinal टीयरिंग होती है बिकॉज ऑफ सीवियर वोमिटिंग, often present with blood in the vomit plus or minus abdominal pain but यूजुअली फाउंड इन, तीन दफा बता रहा हूँ, इन अल्कोहलिक यूज। किसके अंदर? अल्कोहलिक। एग्जाम के अंदर अगर आ जाए कि एक अल्कोहलिक है, पूरी रात उसने अल्कोहल ली है। अभी मैं जब MRCP पार्ट 2 की तैयारी में एक क्वेश्चन देख रहा था, उसमें ये था कि पेशेंट वाज टेकिंग मतलब लॉट ऑफ हेवी अल्कोहल ड्यूरिंग सैटरडे नाइट, और इसके बाद मतलब उसको रात के वक्त फोर्सफुल वोमिटिंग हुई है जिसके अंदर ब्लड आ रहा था। लेकिन सुबह सवेरे जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो बिल्कुल ठीक था। क्योंकि जो मिलिरी वेस्ट टीयर है या सिंड्रोम है, इट इज अ पार्शियल थिकनेस नॉट फुल थिकनेस एंड दैट इज ओनली लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। तो उसमें ये क्वेश्चन लिखा था कि व्हाट यू विल डू नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। ये वक्ती तौर पे होता है, जब वो अल्कोहल लेना फिर छोड़ देता है सुबह सवेरे, ये ठीक हो जाता है। तो जस्ट ऑब्जर्व द पेशेंट एंड री एश्योर द पेशेंट, उसको री एश्योरेंस कराए कि आप अल्कोहल पिए लेकिन कंजम्पशन बिल्कुल कम करें। और बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्कोहल हम लेते नहीं है। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज है नॉन मुस्लिम है, तो उनको कहो कि अंडर द लिमिट आप अल्कोहल कंज्यूम करें। लेकिन मिलिरी वेस्ट सिंड्रोम की दो बातें, अल्कोहलिक पेशेंट प्रेजेंट विद सीवियर वोमिटिंग विच कंटेन ब्लड, थिंक अबाउट मिलिरी वेस्ट सिंड्रोम। अब आते हैं सुफेजियल वेरिसेस, ये हमने पढ़ा है। Dilated mucosal vein in the lower one third of esophagus due to portal hypertension. Common in the patient of cirrhosis may be life-threatening hematemesis. We discussed already. Distal esophageal spasm, fondly known as, पहले पहले इसको हम डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म कहते थे, DES, डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म, spontaneous non-peristaltic uncoordinated contraction of esophagus with normal lower esophageal sphincter, present with dysphagia, angina like chest pain, बेरियम स्वालो रिवील कॉक्स क्रू एसोफेगस। अगर ये एसोफेगस है ना, इसको गौर से देखे, इफ दिस इज द एसोफेगस, तो आप लोग को क्या बताए, मैंने आप लोग को पहले बताया था
कि अगर यहाँ पे एसोफेगस स्टमक के साथ है तो यहाँ का मसला जो है वो एकलेजिया है। अगर एसोफेगस का यहाँ के मसल, अब स्फिंक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के मसल अंदर वाले डिफ्यूज कंट्रैक्शन में चले गए तो उसका मतलब है स्पाज्म। उसमें जो एकलीजिया है उसमें बेरियम स्वालो पे बर्ड बी का पेरिस आएगा। इसमें कॉर्क स्क्रू एसोफेगस आता है और इसके अंदर भी कंट्रैक्शन है, तो वी शुड गो फॉर मैनोमेट्री। मैनोमेट्री इज अ डायग्नोस्टिक फॉर एकलीजिया एज वेल एज फॉर डिफ्यूज एसोफेजियल स्पाज्म। ट्रीटमेंट इंक्लूड नाइट्रेट एंड सीसीबी। व्हाई? बिकॉज नाइट्रेट, सीसीबी, calcium channel blocker, the best one is nimidipine. They both are smooth muscle relaxing. Scleroderma, इसमें क्या होता है? esophageal smooth muscle atrophy. It is the hardening of the skin, decreased lower esophageal sphincter, lower esophageal sphincter pressure and distal esophageal dysmotility. और ये क्या होता है? Acid reflux and dysphagia leading to stricture and Barrett esophagus. ये जो स्क्लेरोडर्मा है esophagus के अंदर, it is a part of CREST syndrome. मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये हम रोमाटोलॉजी के अंदर या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं अगर लिखना चाहे कि इस क्रेस्ट सिंड्रोम में क्या होता है, नंबर 1 सी फॉर कैल्सिनोसिस, रीनाट फिनोमेना, एसोफेजियल डिसमोटिलिटी, स्क्लेरोडर्मा एंड टी फॉर टेलेंजेक्टेशिया। इसको हम कहते हैं क्रेस्ट सिंड्रोम। एसोफेजियल परफोरेशन मोस्ट कॉमनली हेट्रोजेनिक। कभी कभार क्या होता है कि हम एंडोस्कोपी करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन करते हैं या हम फॉरेन बॉडी रिमूव करते हैं, तो मतलब वो परफोरेशन जो प्रोसीजर के दौरान गलती से डॉक्टर से हो जाए तो उसको एट्रोजेनिक कहते हैं। नॉन एट्रोजेनिक काज इंक्लूड स्पॉन्टेनियस रप्चर, फॉरेन बॉडी, ट्रोमा और मेलिग्नेंसी। इसका मतलब कि जब डॉक्टर एंडोस्कोपी या कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज करता है फॉर द जीआई एवरीथिंग, तो मतलब उससे जनाब परफोरेशन होती है। वरना ये नॉन एट्रोजेनिक ट्रोमा, मेलिग्नेंसी, फॉरेन बॉडी और स्पॉन्टेनियस रप्चर से होती है। may present with pneumomediastinum, subcutaneous emphysema may be due to dissecting ear. Sign include crepitus in the neck region or chest wall. Bohr-Haave syndrome is very important. It is a transmural, usually distal esophageal rupture due to violent retrenching. मतलब यह है कि अब दो बातें, ये जो मिलरी वेस्टियर है और बोर हैव सिंड्रोम, इसमें क्या फर्क है? दोनों के अंदर वायलेंट रीट्रिचिंग का मतलब दोनों के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर वोमिटिंग होता है, लेकिन इसके अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो ट्रांसम्यूरल है। और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कन्फाइंड मीन लिमिटेड टू म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। ये फुल थिकनेस है और ये पार्शियल थिकनेस है, तो इसमें परफोरेशन हो सकती है लेकिन इसमें परफोरेशन नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों ने एग्जाम के लिए क्लियर करने थे। और इस तरह अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे, इसको जनाब कंपेयर करेंगे, तो आप लोग फिर आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है जी, ये सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा है, ये जो सीटी स्कैन है ये हम लंग्स में भी पढ़ेंगे। और ये जो नीचे लिखा हुआ है, दिस इज वन ऑफ दी, फॉर एग्जांपल ये एक चेंज है, और ये जो चेंज इन लोगों ने जाहिर किया है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी डिस्कस करवाऊंगा कि ये जो चेंज इन लोगों ने जाहिर करवाए है, दिस इज वन ऑफ द एसोफेजियल वेरिसेस। एसोफेजियल वेरिसेस है, ये डायरेक्टेड सब म्यूकोजल वेन है जो लीवर पैथोलॉजी में यूजुअली पाया जाता है। ठीक है जी, तो दिस व्हाट ऑल अबाउट यू शुड नो फ्रॉम दिस एरिया। और ये जो एक आप लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला है, देखिए ये एरिया है, ये जो वाइट वाइट आप लोग को येलो नजर आ रही है, ये एसोफेगस है जिसमें बाहर की तरफ अल्सर है, पंज्ड आउट अल्सर। पंज्ड आउट अल्सर सीन इन HSV1, दैट इज कॉल्ड सब म्यूकोजल वेन डायलिटेशन। देखिए ये म्यूकोजल वेन है और ये हमारे पास सब क्या है, सब क्यूटेनियस एम्फाइसीमा सीन इन एसोफेजियल वेरिस परफोरेशन। So this for today. Inshallah, see you in the next topic.